Hello everyone. Now let's see some problems based on Hardy-Weinberg's principle. We have already seen what is this principle, what is the significance of this principle, how this principle is associated with the explaining mechanism of evolution, slowing down of mechanism of evolution, whether evolution occurs or not in the given population. We have already seen those all points. Now there are certain problems that can be framed on this Hardy-Weinberg's principle. तो पहले मैं तुमको कुछ चीजें लिखा कर दे रहा हूँ हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन की। पिछले से लेक्चर में अपन ने एक प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, दैट वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर 2019 नीट में आपको पूछा गया था। वी विल आल्सो सॉल्व दैट प्रॉब्लम, लेकिन पहले मैं कुछ चीजें जैसे कि आप फिजिक्स में फॉर्मूले नोट करके रखते हो, केमिस्ट्री में फॉर्मूले नोट करके रखते हो, तो वैसे कुछ चीजें आपको लिखा कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। है कुछ ज्यादा नहीं, वही बातें हैं सब जो हमने पहले देखी थी, बस एक जगह कलेक्टिवली लिख के रखने के लिए आपको दे रहा हूँ। और हम सिर्फ छोटे छोटे से 5 प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्व करके आज के लेक्चर में अपन देखेंगे। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स वापस से उसी टाइप के रहेंगे, तो हम कुछ उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको बस 5 प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ अभी, और कुछ प्रॉब्लम्स अगर मिलते हैं तो अपन उसको क्लासरूम में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज लगेगी, फॉर अ गिवन जीन देयर विल बी 2 एलील्स A, it will have 2 एलील्स, कैपिटल A एंड स्मॉल a। तुमको रिप्रेजेंटेशन अलग अलग दे सकते प्रॉब्लम में, कैपिटल M, स्मॉल m, कैपिटल N, स्मॉल n। तो मतलब एलील्स को तुमको एक कैपिटल एक स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, A represents dominant allele of that gene, A represents dominant allele of that gene, whereas small a represents the recessive allele of that gene, इसमें क्या होगा, for frequencies of alleles we will use P and Q are used, ये वर्ड्स यूज करेंगे। एलील्स A and Q B are used, इसमें P and Q are used, ठीक है। इसमें P, स्मॉल p represents frequency of dominant allele A, and Q represents, small q represents frequency of recessive allele small a, Similarly, for homozygous dominant individual, को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। हेटेरोजाइगस को रिप्रेजेंट करेंगे अपन, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए से। और होमोजाइगस रिसेसिव इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज रहेंगी तीनों की, ये लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट दैट इज AA विल बी P इंटू P, मतलब कितना हो जाएगा P²। फ्रीक्वेंसी ऑफ A इंटू स्मॉल a, मतलब क्या होगा, कैपिटल P इंटू स्मॉल p, लेकिन ये 2 बार आता चेकर बॉक्स में, so it will be represented by 2pq, मतलब frequency of heterozygous condition is represented by 2pq, and frequency of small a will be represented by q²। frequency of small a is represented by q²। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशंस अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। इसके बाद है दूसरे पॉइंट, ये सब तुमको टर्म समझ गए क्या, एक बार देख लो कि अपन एलील के लिए ए वर्ड यूज करेंगे, लेकिन वो एलील 2 बार रिपीट करे तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। वो एलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का मतलब कितनी बार वो एलील आ रहा है ये कैलकुलेट करने का, तो उसके लिए PQ वर्ड दिया रहेगा तुमको, ओके। इट मे बी गिवन इन पॉइंट 0.1 0.2 परसेंटेज में भी दिया रह सकता,
उसको कन्वर्ट कैसा करते हैं, लेट्स सी इट इन नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए इतने रिप्रेजेंटेशन समझ गए। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये होगा पहले पॉइंट में रिप्रेजेंटेशंस। पॉइंट नंबर 2 डालो। इन पॉइंट नंबर 2 राइट डाउन दी हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। क्या है हार्डी-वेनबर्ग की इक्वेशन? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P plus Q bracket square is equal to 1, or it can be also represented as P plus Q is equal to 1, means allele frequency of A and allele frequency of small a इनकी सम कितनी रहती है 1। अगर तुमको allele frequency कैलकुलेट करने का है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो, मतलब यहाँ पे लिख के रखो, use it to find out एलिल फ्रीक्वेंसी, ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। दूसरा इसमें से क्या बनता है, P प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन करें तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, इस पे से अपन P और Q निकाल सकते। 2PQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू पी इंटू क्यू, 2 इंटू पी इंटू क्यू, पी क्यू निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके सो दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब इस कैपिटल ए स्मॉल ए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 2 इंटू पी इंटू क्यू। ओके, सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। उसके अलावा हाँ, तुमको रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अलग अलग की फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी। फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए ए मतलब क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर लेना पड़ेगा तुमको। तो पी स्क्वायर कैसा निकालेंगे, इसका स्क्वायर ले लो, पी का स्क्वायर ऑफ पी लेना पड़ेगा डायरेक्टली। फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए क्यू स्मॉल ए क्यू स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ऑफ क्यू, राइट। और फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल ए मतलब इस क्या 2PQ कर दो, 2 इंटू पी इंटू क्यू कर दो। ओके, ये हो गया। इसके बाद ये सब चीजें होने के बाद में ये सब अपने टर्म्स ऑलरेडी देखे, फाइंड आउट कैसे यूज करते। इसके बाद तुमको है जो यूज करने के 2 नए फॉर्मूले। पॉइंट नंबर नेक्स्ट वाला फॉर्मूला ले लो इसके बाद का, 4th नंबर का, जीन फ्रीक्वेंसी या एलिल फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी या एलिल फ्रीक्वेंसी कैसा निकालने का। तो ये निकालने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन जीनोटाइप डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये फ्रीक्वेंसी को आपको परसेंटेज में भी पूछ सकते हैं। सो परसेंटेज में पूछे सो ये पॉइंट में आंसर आएगा इसका। ओके, फॉर एग्जांपल पी पूछेंगे तुमको, पी रहेगा कितने हैं तो तुमको दिया है टोटल लोग है कितने लोग है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन में कितने हैं टॉल लोग, 400 लोग है टॉल 1000 लोगों में से, तो पी की पॉपुलेशन कितने आ जाएंगी, पी की फ्रीक्वेंसी कितनी आएंगी 0.4 आ जाएंगी, लेकिन है पॉइंट में आंसर आ रहा। ओके, यही प्रॉब्लम अगर तुमको परसेंटेज में पूछे सो जीन और एलिल फ्रीक्वेंसी लेकिन इन परसेंट, तो कितना करने का उसको, सेम फॉर्मूला बट मल्टीप्लाई बाय 100, सेम फॉर्मूला बट मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में निकालने का। तो 0.400 लोग है 1000 में से मतलब कितने टक्के है, 40%, बराबर है 40% लोग है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें 0.4 को, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर परसेंटेज जीन फ्रीक्वेंसी। अब इस पे से अपन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन जीनोटाइप, उसका जो जीनोटाइप दिया है टॉल लोग कितने, तो ये निकालने का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन जीनोटाइप, तो ये इक्वल टू कैसे जाएंगे, ये टोटल पॉपुलेशन इधर चले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, सो इट विल बिकम
जीन और एलील फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टोटल पॉपुलेशन। गिवन पॉपुलेशन कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर देना कि ये एलील वाले इतने इतने परसेंटेज है तो उनको मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल इंडिविजुअल मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, तुमको ये वैल्यूज दिया, कौन सी वैल्यू दिया है तीनों में से उसके ऊपर से तुम बाकी की वैल्यू निकाल सकते। एक इतना तो जनरल सेंस तुमको है। ये वाली वैल्यू पूछे तो ये 2 दिया रहेगी, ये दिया पूछे तो ये 2 दिया रहेगी, ये पूछे तो ये दोनों दिया रहेगी। तो यूज कर सकते हैं अपन एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से। यू कैन कैलकुलेट जीन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट एलील और टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम दिस वन फॉर्मूला। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए तो अपन जीन फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते। सो दीज आर द टर्म्स, अपन ये यूज करना है। अब मैं तुमको पहला प्रॉब्लम दे रहा है, इसके ऊपर का एकदम छोटा सा आसान सा प्रॉब्लम है। सो सी दैट वन। मैं प्रॉब्लम्स की फोटो अपलोड कर रहा है यहाँ पे, मतलब एक आपको देखो व्हाइट ऐसे फोटो दिखाई देगा। क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या क्वेश्चन है आपको नोट करके ले लेने का, आपके बुक में रजिस्टर में नोट कर लो। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, बाद में फोटो जाएंगी, उसके बाद अपन उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे क्या पूछे वाला है। ओके, तो या फिर हाफ पार्ट में आपको हमेशा फोटो दिखेंगे, मैं आपको इधर वाले हाफ में आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके बताऊंगा। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, रीड आउट दैट क्वेश्चन। इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.8. in a randomly mating population frequency of dominant allele is 0.8. what is the frequency of recessive allele? homozygous dominant individuals, heterozygotes and homozygous recessive individuals। चार चीजें पूछा है तुम्हारी। पहले एक लाइन में गिवन डेटा क्या है देखो, अपन प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज द गिवन डेटा? in a randomly mating population frequency of dominant allele is 0.1। डोमिनेंट एलील मतलब अपन उसको रिप्रेजेंट करते कैपिटल ए से, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए को रिप्रेजेंट करते अपन पी से। मतलब अपने को वैल्यू क्या दिया है, पी इज इक्वल टू कितना दिया है 0.8। इसके लिए स्टार्टिंग में मैंने तुमको जो यूज करने की चीजें वो लिखा के दिया कि क्या डोमिनेंट एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय पी। मतलब अपने को वैल्यू ए की दी है क्या पी की दी है, वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ पी। ओके, सेकेंड लाइन में क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। अब अपने को रिसेसिव एलील निकालने का मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, अपने को फाइंड आउट क्या क्या करने का इसमें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू। दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब पी स्क्वायर। ओके, दूसरा तीसरा हेटेरोजाइगोट्स मतलब 2pq बिकॉज हेटेरोजाइगस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2pq नॉट जस्ट pq। और लास्ट वन होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस मतलब क्यू स्क्वायर। सभी पूछ लिया इसने, मैंने इसके लिए प्रॉब्लम फ्रेम करा है कि सब चीजें इसमें एक बार में सॉल्व हो जाए। सब चीजें सॉल्व कैलकुलेट करने के तुमको चारों चीजें निकालनी है। तो P दिया रहा है, P अपने को Q निकालना है तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ये वाले फॉर्मूले से Q निकल जाता है। देखो P दिया रहा है 0.8 प्लस Q इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू कितना आएगा 0.2। Q इज इक्वल टू 0.2। वैसे Q स्क्वायर लिए तो क्या होगा 0.4, इसका स्क्वायर कर दो इट विल बी 0.4। मतलब एक मिलेगा तुमको, ये दो चीजें मिलेगी। अब P पे से P स्क्वायर निकाल लो। सो P स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर 0.64। ये तीन चीजें मिल गई। रहा कौन 2pq। सो 2pq इज इक्वल टू 2 इंटू P कितना है 0.8, Q कितना है अभी कैलकुलेट किए, Q लेने का, Q स्क्वायर नहीं लेने का, Q 0.2। सो 2pq इज इक्वल टू 8 2 16, 16 2 32 और 2 0 है मतलब यहाँ पे 0। सो दिस इज द आंसर। चारों चीजें निकालेगा। देखो P मिल गया, Q कितना है 0.2, ये तो देख के पहचान में आता। एक एलील की फ्रीक्वेंसी दिया रही तो दूसरे की निकालना इजी है। ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, एक ही फॉर्मूले से निकाले देखो अपन ने, और दूसरा फॉर्मूला ये लगा है वो P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर। उतने हार्ड इक्वेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। हार्डी-वेनबर्ग के इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं ये शॉर्टकट में सॉल्व होती है। ये फॉर्मूला मालूम है ना, और ये लेकिन वो पूछ रहे क्या वो अच्छे से समझ में आना पड़े। तुमको होमोजाइगस बोले तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, हेटेरोजाइगस पूछे तो ये लेना पड़ेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट बोले तो P लेना पड़ेगा, होमोजाइगस रिसेसिव के लिए Q। तुमको सिर्फ एलील की फ्रीक्वेंसी दी है तो P, सिर्फ एलील रिसेसिव एलील की दी है तो स्मॉल q। जब ये डिफरेंस करते आया तो तुम्हारे को ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम का आंसर ध्यान में है। चारों आंसर्स निकाले अपन ने।
Okay, now let's see next problem. See the second problem. In Hardy-Weinberg's equilibrium, the frequency of allele A in a gene A small a is 0.4. What is the frequency of small a? Simple question है. What is the frequency of small a? तुमको क्वेश्चन में दिया है. In Hardy-Weinberg's equilibrium, frequency of allele A, frequency of allele A, capital A, मतलब इस P रहता, मतलब वैल्यू क्या की दिया है अपने को, P is equal to 0.4. Q निकालो और डायरेक्ट इस पे से P plus Q is equal to 1. Q is equal to 1 minus P. It is 1 minus 0.4. Q is equal to 0.6. डायरेक्ट निकाल दिया. वही पूछा है. What is the frequency of small a? अरे frequency of capital A P है, तो frequency of small a मतलब Q मतलब कितना, वही पूछ रहा हूँ. इजी है. ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम. वापस से देख लो एक बार. ए की फ्रीक्वेंसी दिया मतलब पी की दिया है, तुमको स्मॉल ए की पूछ रहे मतलब क्यू पूछ रहे, तो पी प्लस क्यू फॉर्मूले पे से तुम्हारा सॉल्व हो जाता. तुमको इस पे से हेटेरोजाइगस की निकालने का पूछे तो, अगर एडिशनल बोल के पूछे तो हेटेरोजाइगस इज इक्वल टू 2 पी क्यू, करो मल्टीप्लाई. 2 into 0.4 into 0.6 0.48. मतलब एक्स्ट्रा भी आना तुमको, जब कुछ भी पूछे तो कुछ भी सॉल्व करता है. मैं वो पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहा. मुझे पी पता है तो क्यू निकाल लेता, उस पे से पी स्क्वायर निकलता, क्यू स्क्वायर निकलता, 2 पी क्यू नहीं कर रहा. काय को फालतू में उतना बड़ा फॉर्मूला लगाते बैठने का. ध्यान में आ रहा है कि इजी है ये क्वेश्चन. नीट में आके घर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन ये इस तरीके के, लेकिन बच्चे बोलते क्या मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ गया, समझ में नहीं आया सर, छोड़ के आए. अरे तुमको होमोजाइगस मतलब स्क्वायर लेने का, हेटेरोजाइगस मतलब 2pq लेने का, यही चीज याद रखने की थी बस यहाँ पे. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. तुमको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड किया था ये वही प्रॉब्लम है. अ जीन लोकस हैज हैविंग 2 एलील्स कैपिटल A एंड स्मॉल a. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A is given, means P is given, it is 0.4. What is the frequency of homozygous dominant? What is the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive? इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी पूछ रहा हूँ. है क्या ये प्रॉब्लम? मैंने पिछली बार बोला था 2000 तुमको कब 18 नीट में आके 19 नीट में आके वाला क्वेश्चन है, तो नीट में आने की वजह से अपने लिए तो सॉल्व करना बनते है. तो प्रॉब्लम क्या है, देखो तुमको ए की फ्रीक्वेंसी दिया ली है. कितनी ए की फ्रीक्वेंसी मतलब पी दिया ली स्मॉल 0.4. तुमको पूछे होमोजाइगस डोमिनेंट, ए डोमिनेंट रहता तो होमोजाइगस में 2 बार ए लेना पड़ता, मतलब पी कितनी बार लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा. ठीक है. हेटेरोजाइगस क्या रहता, ए स्मॉल ए मतलब 2pq रहता ही. और होमोजाइगस रिसेसिव मतलब कि स्मॉल ए मतलब 2 बार ए स्मॉल ए मतलब क्यू स्क्वायर रहता है. होमोजाइगस आते स्क्वायर लेने का, लेकिन डोमिनेंट के लिए कैपिटल, डोमिनेंट के लिए पी, रिसेसिव के लिए क्यू. ये दिमाग में बैठ जा रहा क्या. और हेटेरोजाइगस बोलते तुम्हारे को 2pq लेना पड़ेगा. वो ये 3 चीजें कैलकुलेट करने की. ठीक है. अब देखो पी दिया है, p इज इक्वल टू 0.4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q निकलेगा कितना इस पे से, q विल बी 1 माइनस p 1 माइनस 0.4. q विल बी कितना आ जाएगा, q फिर 0.6. अरे बराबर है क्या ये वाला p प्लस q इज इक्वल टू 1. वही एक प्रॉब्लम यूज कर रहा मैं, फॉर्मूला यूज कर रहा. फिर उस पे से जब q निकाल लिया, निकाल रहा बाकी की चीजें. एक बार p q मिल जाएगी, ये कुछ भी निकाल सकते. p स्क्वायर कितना रहेगा, 0.4 का स्क्वायर 0.16. अरे 4 का स्क्वायर 16, 0 मल्टीप्लाई करके 0.16 मतलब पी स्क्वायर मिलेगा. 2pq कितना है, 2pq इज इक्वल टू 2 इंटू pq. ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये 24 24 48 0.48. ओके. और q स्क्वायर ले लो, q कितना है 6, 0.6 सो ये 0.36. क्या करा मैंने, p पे से q निकाल लिया और फिर दंदन एक के पीछे एक सॉल्व कर लिया. इतना इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क के लिए आया था. लेकिन बस दिमाग क्या होना, वैल्यू कहीं की दिया ली है, एलील फ्रीक्वेंसी a की दिया है, उस पे से उसका स्क्वायर मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब q का स्क्वायर.
हेटेरोजाइगस मतलब 2pq। ये जिसको समझा उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जिसको हार्डी-वेनबर्ग के ये टर्म्स समझ में आ जाते हैं उसको ये प्रॉब्लम्स जमते रहते। इतने इजी, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं कोई बहुत हाई लेवल का फॉर्मूला यूज करा क्या इसमें, कोई बहुत एकदम टफ साइन कॉस थीटा डाला क्या? अरे इतने छोटे एक ही प्रॉब्लम के ऊपर, एक ही p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के ऊपर से सॉल्व है। नेट सेट में भी आते ये क्वेश्चन, तो तुमको नीट में आना बोलते कोई बहुत बड़ी बात नहीं ये। तो तुमको ऑप्शन सी में दिया है शायद आंसर, देखो ये वाला सी में है क्या, 0p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर। मतलब तुमको आंसर में ऐसा दिया, p स्क्वायर नहीं दिया है, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तुमको ऐसा जीनोटाइप दिया है। दीज आर द जीनोटाइप, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। ओके, तुमको इस तरीके से दिया है। तो आंसर देखो कौन सा सी है, क्या है आंसर? करेक्ट आंसर इज सी। ओके, 0.16 ए 0.48 ए स्मॉल ए 0.36 स्मॉल ए स्मॉल। हो गया पॉइंट नंबर, प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, अब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहा। सीधी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, पॉइंट प्रॉब्लम नंबर 4। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 belong to genotype capital A, 480 belong to capital A small a, and the remaining 160 belong to small a small a. Based on this data, the frequency of allele capital A in the population is. ओके, उसके क्या रहेंगे आंसर अपने को निकालने का है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2014। ये 2014 का क्वेश्चन है AIPMT का। तो पहले गिवन डेटा क्या है तुम्हारे को, टोटल पॉपुलेशन कितने दिया है लोग, 1000 लोग है। ओके, उसमें से तुमको क्या कर रहा है, इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग टू कैपिटल ए, मतलब जिनका कैपिटल ए जीनोटाइप है, ऐसे लोग कितने हैं 360। कैपिटल ए होने के बाद कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने हैं 480 लोग इंडिविजुअल्स, और स्मॉल ए वाले कितने हैं तुम्हारे 160 इंडिविजुअल्स। ये लोग है टोटल, देखो इनकी तीनों टोटल 360 प्लस 480 प्लस 160, 6 12 13 18 20 2 4 7 8 9 10 बराबर 1000 लोग है क्या? यस, तो मतलब इतने लोगों का जीनोटाइप कैपिटल ए है। ए मतलब कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब हेटेरोजाइगस है, और स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस बट स्मॉल मतलब रिसेसिव है। ठीक है, ये पहचानने का पहले इसके से आपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए पूछ रहा हूं, मतलब पी पूछ रहा अपने को बराबर। तुमको ये तीन दिया है, होमोजाइगस डोमिनेंट के लोग इतने हैं, इसके लोग इतने, इसके लोग। अरे लोग मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, लोग मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्मॉल ए दिया है तुम्हारा। ठीक है, तो मैंने जीन फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी पहले इस पे से, फिर उस पे से तुमको ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जैसे कि देखो जीन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है अपना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन जीनोटाइप, फॉर एग्जांपल ए डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। अभी लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने बताया था वो। तो जीन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या की निकलेंगी, ये ए मतलब स्मॉल पी निकलेगा इस पे से तुम्हारा, क्योंकि ये पी ए मतलब पी को रिप्रेजेंट कर रहा। कितना रहेगा पी स्क्वायर, अरे ए की फ्रीक्वेंसी मतलब पी स्क्वायर रहेंगी ना, नॉट जस्ट पी, इसको पी स्क्वायर लेना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2pq, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इज रिप्रेजेंटेड बाय q स्क्वायर। तो p स्क्वायर कितना आएगा, टोटल इंडिविजुअल 360 बाय 1000 करो, कितना आएगा वैल्यू 0.36, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर। अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, मतलब p पूछ रहा। सिंपली क्या करने का इसका, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो p विल बी 0.6, p की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 0.6। एक बार p मिल गया, क्यों नहीं कर, जरूरत है क्या? अरे अपने को यहाँ तक क्वेश्चन खत्म होगा, आगे को इशारा करते बैठने का नहीं, टाइम पास करते सॉल्व करते बैठने का नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुमको और करके देखने का, तो क्यू कितना है बोलो भला, ऐसी क्यू कितना रहेगा 0.4, 1 में से माइनस कर दो ये, क्यू कितना रहेगा 0.4, और 2pq कितना रहेगा इस पे से 2pq 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 0.48 q स्क्वायर कितना रहेगा 0.16,
क्यू स्क्वायर कितना रहेगा 0.16। तुमको 3 और 2 5 चीजों के ऊपर कुछ पूछने वाले नहीं, या तो पी पूछेंगे या क्यू, या पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर या 2pq। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, मतलब पी पूछ रहा, तो पी ऐसा निकालने का। ये फॉर्मूला कैसे यूज किया मैंने ध्यान में है, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग जीनोटाइप AA इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ AA डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो 360 है, 1000 में से 360 लोगों का ये, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36। रिमेंबर दैट दिस इज पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ही पी आता। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 4, दिस वाज आस्क्ड इन 2014 AIPMT, and the last problem, this problem is given in your NCERT exemplar. Okay, आपकी क्लास नोटबुक में जो रहते हैं उसके अंदर आपके एंड में दिया है NCERT एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 12। ओके, उसमें दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉब्लम नंबर 5 बोलकर ले रहा हूँ। सो सी दिस प्रॉब्लम, फॉर द MN ब्लड ग्रुप सिस्टम फ्रीक्वेंसी ऑफ M and N alleles are 0.7 and 0.3 respectively. For the MN blood group system, frequency of M, given data क्या है, frequency of M, मतलब इस कैपिटल A लेने का उसको, मतलब इस P की वैल्यू दिया है 0.7 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ N वो रिसेसिव माने अगर, तो इसकी वैल्यू दिया है आपको 0.3 रिस्पेक्टिव। What is the expected frequency of MN blood group? What is the frequency of MN? इसकी फ्रीक्वेंसी पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप कितना है। ओके, अच्छा M की फ्रीक्वेंसी मतलब इस P लेने का अपने फॉर्मूले के हिसाब से, Q N की फ्रीक्वेंसी Q लेने का 0. अच्छा MN दोनों मिला के है, मतलब हेट्रोजाइगस हो गया वो, तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को अपन क्या पकड़ते, 2pq पकड़ते। ये इसमें दिमाग है, नहीं तो बच्चे क्या करते 7 के क्विज ढाल 0.21। अरे हेट्रोजाइगस है ये ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप इज हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप बिकॉज इट हैज M एलील एज वेल एज N एलील, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी है। तो जब दोनों एलील्स रहते हैं इट बिकम्स हेट्रोजाइगस कंडीशन, एंड हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी इट इज टेकन एज 2pq। सो व्हाट विल बी द आंसर, 2pq, इसको मल्टीप्लाई करो, इसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाती है 2 into 0.7 into 0.3, सो इट विल बी 7 21 42 42। 2pq की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 42, बट द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आपको व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, 42%, 49%, 9%, 58%। तो अपने को आंसर में क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। मैंने बोला था जीन फ्रीक्वेंसी को अगर तुमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, सो दैट फ्रीक्वेंसी विल बी 42%, मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्सन हैविंग MN ब्लड ग्रुप विल बी 42%, मतलब वो पॉपुलेशन में 42% लोगों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता, यस MN ब्लड ग्रुप हो सकता। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्संस हैविंग ब्लड ग्रुप MN। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अच्छा देखो, अब एग्जाम्पलर में प्रॉब्लम दिया है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम कितने इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये खुद NCERT एग्जाम्पलर में सॉल्व करने के लिए दिया है। दिस प्रॉब्लम इज गिवन देयर, तो इसके लिए आप अच्छे से करो। 5 प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझाने की कोशिश करा। अब आपको जो सॉल्व करते टाइम MCQ सॉल्व करते टाइम मिलेंगे, बाकी के प्रॉब्लम्स आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेंगे। कहीं पे भी अटके तुम गाय हो ना, बाकी को क्यों घबराने का। सबसे पहले तो P और Q को समझ के लो। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दिया तो P स्क्वायर Q स्क्वायर लो, हेट्रोजाइगस पूछे तो 2pq लो। सॉल्व करो प्रॉब्लम, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 लगाओ और उसपे से PQ की वैल्यू निकाल लो। एक बार PQ मिल गया 2pq मिल जाएगा, P पे से P स्क्वायर, Q पे से Q स्क्वायर। तो इस तरीके से हार्डी-वेनबर्ग के प्रॉब्लम बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहते, बस उसको अच्छे से दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिया ले रहा है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइड बाय टोटल इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी मिल जाती, वो अभी पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व करे। लाइक दिस यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छे हैं, इजी प्रॉब्लम से घबराओ मत। और फिर भी नहीं समझे तो थोड़ा सा अपन इसको रिकैप करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में, वहाँ पे तुम्हारे ये प्रॉब्लम फिर से हो जाए। सो आई विल स्टॉप हियर and this is all about your Hardy-Weinberg's equilibrium and the numericals based on it. We'll continue with next part in next lecture.